फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर स्टेट्स का फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आ चुका है नीट यूजी की काउंसलिंग का। काफ़ी फ्रेंड्स को इसमें सीट्स मिल चुकी है और काफ़ी बच्चों को सीट नहीं मिली है। सो बेसिकली ट्रेंड तो काफ़ी ऊपर गया है। सभी स्टेट्स में कट ऑफ भी अगर आप देखते हैं तो काफ़ी ऊपर गया है। उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कट ऑफ अनप्रिडिक्टेड गया है, काफ़ी कम गया है। इतना हमने भी एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी यूपी से कि इतना डाउन साइड तक जा सकता है। बट लास्ट मोमेंट पे काफ़ी ऐसी न्यूज़ आ चुकी थी जिससे बच्चे घबरा गए थे, पैनिक की सिचुएशन हो गई थी कि यूपी की कॉलेज की कंडीशंस लेके। इसकी वजह से काफ़ी लोगों ने चॉइस फिलिंग को मिस कर दिया। और अल्टीमेटली अगर यूपी का देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर का रिज़ल्ट काफ़ी नीचे गया है। पहले हम बात करेंगे यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप सभी कैटेगरीज़ को लेकर चलो, चाहे OBC हो चाहे SC ST हो, लास्ट ईयर से लगभग 40 नंबर ऊपर कट ऑफ गया है। 575 वाले बच्चे को भी गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाई है उत्तर प्रदेश के अंदर। और SC में भी अगर हम देखते हैं तो SC में भी 420 के ऊपर ही अपना लगभग अलॉट 420 तक ही अलॉटमेंट आए हैं SC कैटेगरी के अंदर। अब जिन बच्चों को सीट नहीं मिल पाई है, जिनका स्कोर 575 या 570 के आसपास है, उनकी उम्मीद लगी होगी कि अब क्या मुझे सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप रिज़ल्ट को देखो और काफ़ी कॉलेज के अलॉटमेंट को देखो तो उसमें आपको काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे दिखाई देंगे जिनकी रैंक 1000, ऑल इंडिया रैंक जिनकी 1000 है, 2000 है, 3000 है, 4000 है, 5000 है, 6000 है। तो इसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास अभी मल्टीपल अलॉटमेंट है एट प्रेजेंट, जिनके पास अभी अलॉटमेंट ऑल इंडिया कोटा से भी सीट है और अब उनके पास अपने स्टेट की भी सीट आ चुकी है। बट अल्टीमेटली एक स्टूडेंट एक बार में एक ही जगह पे पढ़ाई कर सकता है, एक ही कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। तो फाइनली कुछ बच्चे ऑल इंडिया कोटा को छोड़ेंगे और कुछ बच्चे स्टेट को छोड़ेंगे। सपोज़ कर लिए कोई बच्चा देख रहा है कि मुझे ऑल इंडिया कोटा में कोई कॉलेज मिला है लेकिन काफ़ी दूर है, लेकिन मेरा स्टेट का कॉलेज इससे बेटर है, तो वो अपने स्टेट को प्रेफरेंस देता है। और कोई बच्चा ऐसा है जैसे यूपी में, वो देख रहा है कि मुझे जो कोई कॉलेज मिला है वो नया कॉलेज है, 2019 का ही कॉलेज है या 2018 वाला कॉलेज है, पुराने कॉलेजेस में नहीं है, और उसको ऑल इंडिया कोटा से कोई पुराना कॉलेज अलॉट हो रहा है जो 15 साल या 20 साल पुराना है। तो ऐसे स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि हम ओल्ड कॉलेज में जाएं। तो इससे थोड़ा सा ये चीज़ चल रही है कि अगर जो राउंड नंबर 2 होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, चाहे ऑल इंडिया कोटा से हो चाहे अपना स्टेट कोटा से हो, छोटा सा मार्जिनल डाउनफॉल आपको वहाँ पे दिखाई देगा। छोटा सा मार्जिनल डाउनफॉल का मतलब कि 8-10 नंबर तक का एडजस्टमेंट होने की संभावना रहेगी। अगर आपको कुछ नंबर से सीट मिस हो रहा है, यूपी में आप 570, 572 पे हो, 68 पे भी हो, तो राउंड नंबर 2 की काउंसलिंग करें, पूरे कॉन्फिडेंस से करें। अगर सीट नहीं मिली है तो कंडीशनल काउंसलिंग ना करें, सारे के सारे 19 के 19 मेडिकल कॉलेज को लेके चलें। यही फॉर्मूला राजस्थान का भी रिज़ल्ट आया है, राजस्थान के भी स्टूडेंट इसी फॉर्मूले को अपनाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये आप देखो कि आपके रिज़ल्ट में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो ऑल इंडिया टॉप 100 के बच्चे भी हैं, 200 के भी बच्चे हैं, उन्होंने स्टेट में भी सीट ले रखी है और ऑल इंडिया कोटा में भी सीट ले रखी है। तो ऊपर साइड से थोड़ा बहुत स्टूडेंट मूव आउट करेगा। तो सेकंड राउंड में जिन बच्चों को थोड़े नंबर से 5-10 नंबर से सीट छोड़ के रखी है, उन स्टूडेंट्स को सीट मिलने की संभावना बिल्कुल ही बनेगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, दोनों ही कंडीशन में, ऑल इंडिया कोटा में भी और अपने स्टेट में। ये फॉर्मूला पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स के साथ एप्लीकेबल होगा। अगर जो स्टूडेंट, देखिए आप लोग फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर देखिए और उसका लास्ट अलॉटमेंट देखिए और वहाँ से अपनी रैंक को कैलकुलेट कीजिए। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि डिफरेंस ज़्यादा है, 50 नंबर का है, 40 नंबर का है, 60-70 नंबर का है, तो पॉसिबल नहीं है कि सेकंड राउंड में या मॉप अप राउंड, जिसको थर्ड राउंड भी बोलते हैं, तक हम अपने गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट कर पाएँ। तो बेटर डिसीजन रहेगा कि आप किसी और जगह पे सीट के लिए टारगेट करें या प्राइवेट सेक्टर में टारगेट करें, या अगर आप प्राइवेट सेक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो गवर्नमेंट में आप देखें कि क्या मुझे मिल सकता है, आयुर्वेद मिल सकता है या BDS मिल सकता है, उसकी तरफ आप टारगेट करें। तो इस तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ रही है। और राउंड नंबर 2 की ये स्ट्रेटजी अगर स्टूडेंट फॉलो करते हैं कि वो मैक्सिमम कॉलेज के साथ अप्रोच करते हैं तो उनको बिल्कुल कॉलेज मिलेंगे, अगर आप छोटे नंबर से 8-10 नंबर से पीछे चल रहे हो तो। बिकॉज ऊपर से स्टूडेंट्स अब मूव ऑन करने की बारी है, बिकॉज अब स्टूडेंट के हाथ में 2 अलॉटमेंट लेटर आ चुके हैं, एक अपने स्टेट से और एक ऑल इंडिया कोटा से। अब इनके लिए एक मेजर डिसीजन का है कि वो अब किसी एक को सीट को लेके एक ही सीट को आगे अपग्रेड में लेके जा सकते हैं। वो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों सीट को होल्ड करके आगे फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, उसमें उन बच्चों को प्रॉब्लम होगी, वो मैसी अप हो जाएगी काउंसलिंग। तो दिस इज़ फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट के लिए टारगेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट की। प्राइवेट में शुरुआत करेंगे हम उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आप देखो 200 नंबर से नीचे लगभग 150 नंबर वाले को भी सीट मिल गई जनरल कैटेगरी के अंदर से।
और माइनॉरिटी में अगर आप देखते हो तो 120 वाले बच्चे को भी माइनॉरिटी कोटा से, जो मुस्लिम कोटा के बच्चे हैं, आप लोगों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई। काफ़ी अच्छी काउंसलिंग हुई, बच्चे काफ़ी खुश हैं। लास्ट मोमेंट पे काफ़ी कुछ ऐसी न्यूज़ से काफ़ी स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। काफ़ी कॉलेज की, यूपी की कॉलेज की बुराई हुई थी, फीसेस को लेके बच्चों में कॉन्फ्लिक्ट था, तो लोगों ने अपने अपने व्यूज़ दिए, तो इससे काफ़ी स्टूडेंट्स घबरा गए, काफ़ी लोग ने काउंसलिंग भी छोड़ दी। बट जिन स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग करी उनके लिए काफ़ी अच्छा हुआ। अब किसी भी रीज़न से अगर आपको सीट नहीं मिल पाई है यूपी में, और अगर आप राउंड नंबर 2 में सीट लेने के बारे में सोच रहे हो, तो देखते हैं यहाँ पे क्या करना चाहिए। आपने देखा कि यूपी के पहले राउंड में 24 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया और इन 24 कॉलेज में लगभग 3000 से ज़्यादा सीटें थीं। अब 12 तारीख तक का टाइम है स्टूडेंट्स को कॉलेज में रिपोर्ट करने का, 8 से 12, यानी कि मंडे टू फ्राइडे तक आप लोग के पास टाइम है एडमिशन लेने का। 12 तारीख के बाद यूपी सीट मैट्रिक्स रिलीज़ करेगा। सीट मैट्रिक्स में ये पता चलेगा कि कितने बच्चों ने एडमिशन ले लिया और कितने बच्चों ने अपनी सीटों को छोड़ा। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप लास्ट ईयर का कुछ डाटा से मदद लेना चाहते हैं, तो लास्ट ईयर 2018 में 2250 सीटें थी, सेकंड राउंड में सिर्फ 280 सीटें ही निकल के आई थी। तो अगर इसके आसपास ही कुछ चेंजेस होते हैं 2019 में, तो आप देखोगे फ्रेंड्स कि लगभग 300 से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, लगभग 400 से 500 के बीच में सीटें आएंगी। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ नीचे गया था और उस समय सीट स्टेट के पास सीट थी 3000 सीटें थी। सेकेंड राउंड में अगर 400 450 सीटें रहती हैं, यानी कि सीटें लगभग आपकी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, अराउंड 10% से 20% के बीच में सीटें रहेंगी। तो उसका मतलब ये है कि कट ऑफ टाइट होगा। कट टाइट होने के मतलब ये अनुसार मान सकते हो कि लगभग 400 के आसपास के स्कोर के बच्चों को सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। प्राइवेट में कट ऑफ ऊपर जाएगा, ऑलमोस्ट डबल के फिगर को टच करेगा। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में देखते हो तो कट ऑफ थोड़ा थोड़ा करके अब नीचे की तरफ आना शुरू होगा। ये पैटर्न रहता है कट ऑफ इंक्रीज़ होने का और डिक्रीज़ होने का। अभी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डी में भी सीटें हैं, उनके पास अपने स्टेट के भी सीटें हैं और अदर स्टेट में भी उन्होंने सीटें ऑक्यूपाई कर ली हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स से हम रिकमेंड करेंगे कि अब आपके पास डिसीज़न लेने का टाइम है। एक्चुअली अब आगे आपको काउंसलिंग नहीं करनी है। जिस चीज़ के लिए आपने काउंसलिंग करी थी वो चीज़ आपके पास है, सीट है आपके पास। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि अब कौन सी प्रॉपर सीट है और वहाँ पर जाके सीट को एडमिशन लें और उसको क्लोज़ करें, जैसे कि वो सीटें फ्री हों और वो आगे वाले राउंड में बाकी बच्चों को आप पास आएँ जिनको आसानी से एडमिशन हो सके। यहाँ पे आप सीट ब्लॉकिंग मत करें। अगर आपके पास मल्टीपल सीट हैं तो आप अपनी बेस्ट सीट पे एडमिशन लेके बाकी की सीट को रिलीज़ कर दें। ये आपके लिए भी बेटर होगा, बिकॉज अगर आप ज़्यादा सीट को कैरी करके आगे की तरफ बढ़ोगे तो उस कंडीशन में आपके लिए माय डियर फ्रेंड्स पेनल्टी लगने की भी चांसेस रहती हैं। यूपी में बात कर लेते हैं उन दोस्तों की जिनको एडमिशन मिल चुका है फर्स्ट राउंड में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स? अभी आप लोग ने कल शाम को अपना रिज़ल्ट देख लिया। रिज़ल्ट देखने के बाद आप लोग ने अपना अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड कर लिया होगा। आपके अलॉटमेंट लेटर के ऊपर ही गवर्नमेंट ने सब कुछ क्लियरली लिख दिया है। ठीक है, इसको और थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं क्या क्या है। डॉक्यूमेंट्स अगर आप नीचे की तरफ देखोगे जो आपकी कंडीशंस हैं, जैसे आपका ये अलॉटमेंट लेटर है, तो अलॉटमेंट लेटर के नीचे साइड में आप देखोगे तो ये सारा आपके कंडीशंस लिखी, कौन कौन से पेपर लेके जाने हैं, डोमिसाइल भी लेके जाना ज़रूरी है जैसा कि लिखा है क्लॉज के अंदर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपको। जब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था तो उस टाइम आपको 2 रसीदें मिली थी वाइट कलर की, एक डीडी सबमिशन की और एक आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाइड की। ये दोनों रसीदें भी लेके जानी है। जो अलॉटमेंट लेटर आपने डाउनलोड किया, ये अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपको जो आपने शुरुआत में वेरीफाइड कराए थे। जैसे कि अब एक देख लेते हैं, नीट का आपका एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, नीट का अलॉटमेंट लेटर, ये तो 3 नीट के आपके सर्टिफिकेट्स हो गए। आपके आईडी प्रूफ, 8 फोटोग्राफ्स। आपके एकेडमिक्स में अगर आप देखते हो 10-12 की मार्कशीट, 10-12 के सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आपका 12th के बाद गैप है तो गैप सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कास्ट के अंदर आते हो, किसी कम्युनिटी के अंदर आते हो, तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, जिसको कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो लेके जाना रहेगा। इस तरह के आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको के सबमिट हो जाएंगे और आपके फ़ीस का डीडी सबमिट हो जाएगा। डीडी किसके नाम पे बनाना है? डीडी किसी कॉलेज के नाम पे नहीं बनेगा, ना ट्यूशन फ़ीस का डीडी बनेगा, ना हॉस्टल का डीडी बनेगा। जो आपकी ट्यूशन फ़ीस गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जो गवर्नमेंट ने फ़ीस डिसाइड करी है। यूपी का रूल ये था, वो फ़ीस को कंसिडर किया जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट की फ़ीस हो चाहे कॉलेज की फ़ीस हो। जो फ़ीस कम हो तो कम, आप जो गवर्नमेंट ने जो फीसेस दी हैं आपकी माइनॉरिटी वाले कॉलेज की और प्राइवेट कॉलेज की, तो इसका एक चार्ट है आप लोग के सामने होगा होपफुली आपके पास। तो केवल ट्यूशन फ़ीस का डीडी बनाना है और डीडी उसी नाम पे बनाना है जिस नाम पे आपने 2 लाख रुपए का पहले डीडी बनाया था
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे यूपी डीजीएमई उत्तर प्रदेश डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन के नाम से ही डीडी बनेगा। ये डीडी आप अपने अपने नोडल सेंटर में जाके जमा करोगे। डीडी के पीछे आप अपना नाम लिख लीजिएगा, रोल नंबर लिखिएगा, यूपी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लीजिएगा, जिससे वो डीडी खोए नहीं। तो ये आप डीडी बना लो, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए। मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप लोग का प्रोसेस चलेगा। तो आप अपने रिस्पेक्टिव नोडल सेंटर पे जाएंगे। नोडल सेंटर में जाने के बाद वहाँ पे अपना डीडी सबमिशन करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करेंगे। यहाँ पे आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग को यहाँ पे अभी तक आप देख लो कि यहाँ पे कोई भी कॉलेज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये पूरी काउंसलिंग यूपी डीजीएमई ने कराई, उसी ने फॉर्म फिल कराया, उसी ने चॉइस फिलिंग करी, उसी ने आपको अलॉटमेंट दिया, उसी ने आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। अब आपका एडमिशन भी यूपी डीजीएमई के नोडल सेंटर्स में ही होने जा रहा है। देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एज ऑफ नाउ। ठीक है, ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप लोग फ्री हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड राउंड तक के आप लोगों के पास टाइम रहता है कि आप कॉलेज में जाके अब अपना हॉस्टल का अमाउंट और अपना सिक्योरिटी अमाउंट दे सकते हो। जो काफ़ी बातें चल रही हैं कि यूपी की फ़ीसेस बढ़ रही हैं। अभी तक जो गवर्नमेंट ने फ़ीसेस डिक्लेयर करी हैं 3 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट, 1.5 लाख का हॉस्टल और जो ट्यूशन फ़ीसेस, वही फ़ीसेस मानी जाएंगी। जो फ़ीसेस के लिए कॉलेज लोग बोल रहे हैं, इसके लिए उन्होंने माननीय कोर्ट में अपना डिसीज़न दे रखा है। अगर कोर्ट की अनुमति होती है, कोर्ट का डिसीज़न आता है, तो ही बढ़ी हुई फ़ीसेस मानी जाएंगी, अन्यथा बढ़ी हुई फ़ीसेस को माना नहीं जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग एडमिशन करा सकते हैं। एडमिशन लेटर मिलने के बाद, अलॉटमेंट होने के बाद, अगर कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेता है अपनी दी हुई गई सीटों पे, तो 2 लाख रुपए का अमाउंट आपसे फॉरफिट कर लिया जाएगा, या इसको आप इस तरह से समझ लो कि वो आपको सीट वेस्ट करने की पेनल्टी होगी। अगर कोई बच्चा ऐसा चाह रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका अलॉटमेंट आ चुका है यूपी की काउंसलिंग में और वहाँ पे वो किसी रीज़न से एडमिशन नहीं लेना चाहता है और आपको किसी और जगह का अलॉटमेंट मिल गया है, मान लो फॉर एग्जांपल आपको डीम का अलॉटमेंट मिल गया है, या आपको उत्तराखंड का अलॉटमेंट मिल गया है, या कहीं का भी आपको अलॉटमेंट मिल गया, कहीं और पे भी आपको सीट मिल गई है, तो सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग होने से पहले अभी सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग होने से 2 दिन पहले आप अपना त्याग पत्र यानी कि रिजेक्शन लेटर ले जाके वहाँ पे दे सकते हो कि मैं अपनी सीट को सरेंडर लेटर जिसको बोलते हैं, सरेंडर लेटर लेके जा सकते हो कि मैं अपनी सीट को सरेंडर कर रहा हूँ, मैं यूपी में सीट लेना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गॉट अ एडमिशन इन सम अदर काउंसलिंग इन सम अदर कॉलेज। तो आपका पूरा 2 लाख रुपए ज़ब्त नहीं किया जाएगा, उसमें से 10% पैसा काट के 180 अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा। ये भी तरीका आप लोग आजमा सकते हो। अपना जो भी रिस्पेक्टिव नोडल सेंटर था जहाँ पे आपने डीडी सबमिट किया था, वहीं पे जाना पड़ेगा अपना त्यागपत्र देने के लिए, रिजेक्शन लेटर देने के लिए। उसके साथ में आपके पास नए कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास अलॉटमेंट लेटर नहीं है और आप सीट कैंसिल करना चाहते हो या एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, उस कंडीशन में तो आपको पेनल्टी इम्पोज होगी। इस तरह से यूपी की काउंसलिंग को आप देखें। सेकंड राउंड में जो बच्चे रह गए लो स्कोर से 200, 250 के आसपास या 190 के आसपास या 300 के आसपास, तो सेकंड राउंड में उत्तर प्रदेश से ज़्यादा उम्मीद ना करें कि सीट मिलने की चांसेस रहेगी। ये आपके पास डिसीजन है कि अगर आपके पास बजट में शॉर्टफॉल हो रहा है तो आप डेंटल के कोर्सेज़ में अभी सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं, डेंटल के कोर्सेज़ में आप एडमिशन ले सकते हो, वो भी काउंसलिंग के द्वारा ही होगा। उत्तराखंड के ऊपर बात कर लेते हैं। आज सुबह उत्तराखंड का भी रिज़ल्ट आ चुका है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। उत्तराखंड में जो बाहर के बच्चे हैं उसमें लगभग 420 नंबर तक के बच्चों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जॉली ग्रांट और गुरु राम राय अलॉट हो चुका है। उसके नीचे वाले बच्चे अभी वेटिंग में रहे हैं। सेकेंड राउंड में उत्तराखंड के कट ऑफ को ज़्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए, बिकॉज उसके पीछे की एक स्वाभाविक सी बात है कि आउटसाइडर्स के लिए 150 सीट्स थी, 150 सीटें थी दोनों कॉलेज में मिला के। फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद लगभग सेकेंड राउंड में वो 30 से 25 सीटें ही लेके आएगा। तो 30 से 25 सीटों में कट ऑफ नीचे नहीं ऊपर की तरफ जाने की चांसेस रहेंगी फॉर उत्तराखंड। ये आपको जब सेकंड राउंड कहीं का भी आप करें, किसी भी स्टेट का करें या आप किसी डीम यूनिवर्सिटी का भी कर रहे हो, सेकंड राउंड का पूरा अंदाज़ा लेने के लिए, पूरा सिनारियो जानने के लिए आप सीट मैट्रिक्स ज़रूर देखा करिए। सीट मैट्रिक्स मतलब होता है कि कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। जो कॉलेज फर्स्ट राउंड में 150 सीट के साथ था वो सेकंड राउंड में 15 सीट के साथ आता है, 12 सीट के साथ आता है, 30 सीट के साथ आता है। जितनी सीटें बची होती उतनी ही सीट के साथ आता है। इस तरह से आप लोगों का प्रोसेस रहेगा। तो ये उत्तराखंड की बात होगी। राजस्थान में भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज गीतांजलि जैसे कॉलेज काफ़ी ऊपर के स्कोर पे भी मिले हैं। 467 वाले बच्चे भी 460 वाले बच्चों को भी आपको गीतांजलि जैसे कॉलेज में जाना पड़ा है, काफ़ी ऊपर मेरिट गई है। काफ़ी बच्चे राजस्थान के जो कॉलेजेस हैं उसको ड्रॉप कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द हायर फीसेस, 18 लाख की फीसेस की वजह से। तो आप लोग देख लो कि अगर आपका स्कोर ठीक ठाक है, 400 के अबव है, तो आप अभी मिस छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको 350 के आसपास गीतांजलि अलॉट हुआ है या कोई और कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको रिटेन कर लेना चाहिए, बिकॉज अब आप राउंड नंबर 2 में आ गए हो माय डियर फ्रेंड्स, और राउंड नंबर 2 में सीट्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं।
मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सीट ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। अब राउंड नंबर जैसे जैसे राउंड्स आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सीटें कम होने लगेंगी, कंप्रेस होने लगेंगी, तो चांसेस भी हमारे कम होने लगेंगे। तो आप अपनी सीट अगर कहीं पे छोड़ रहे हो, फॉरफिट कर रहे हो, तो उससे पहले आप देख लो कि आपको अल्टरनेट में कहाँ पे कौन सी सीट फिक्स है। सो फर्स्ट राउंड जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउंड होता है, पिछले 1 साल से एडुएसीएस भी के इस प्लेटफॉर्म से हम भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि फ़र्स्ट राउंड की इंपॉर्टेंस समझिए। फर्स्ट राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड होता है, सारी सीट्स ओपन रहती हैं। सिर्फ एक सही डिसीजन आपको सही जगह पे सीट दिला सकता है, अगर आप सही से एनालिसिस करते हो, टारगेट करते हो। एसीएस से लास्ट ईयर से ही काफ़ी बच्चे जुड़ गए थे। हम एडमिशन के टाइम, काउंसलिंग के टाइम हमने किसी बच्चे को रजिस्टर्ड नहीं किया था, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके थे हमारे। तो जो बच्चे हमारे पर ट्रस्ट बना के जो काउंसलिंग कर रहे थे, लगभग 200 बच्चों के साथ हम लोग काउंसलिंग पे उतरे थे। जो अलग अलग स्टेट्स की काउंसलिंग बच्चों ने करी, कुछ और ज़्यादातर नॉर्थ के ही स्टेट्स है, कुछ महाराष्ट्र के स्टेट है, उसका रिज़ल्ट अभी आना बाकी है, और डीम की काउंसलिंग कर रहे हैं। तो लगभग हमारे जो आप देखो कि फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट होने के बाद अभी काउंसलिंग की शुरुआत है, लेकिन 95% से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो एडुएसीएस से रजिस्टर्ड थे, सभी बच्चों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल फॉर योर कैरियर। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आप लोग प्लान करो। अगर आप लोग का एडमिशन हो चुका है तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर दैट। अभी एडमिशन का प्रोसेस को अच्छी तरह से अपना कंप्लीट कर लीजिए। अपग्रेड के बारे में आप लोग को जान लेना चाहिए। अपग्रेड एक ऐसा ऑप्शन है जिससे अगर आप किसी कॉलेज में आपको सीट मिली है और आप उस कॉलेज चाह रहे हो कि कुछ बेहतर कॉलेज से हमको मिल जाए, तो जब भी आप अपने नोडल सेंटर पर जाइएगा तो वो आपसे पूछेगा कि अपनी सीट को रिटेन करना चाहोगे कि अपनी सीट को आप अपग्रेड करना चाहोगे। रिटेन का मतलब होता है कि इस सीट को मैं अपनी परमानेंट सीट बना लूँगा, अब मुझे आगे कोई काउंसलिंग नहीं करनी है। और अगर आप अपग्रेड करते हो तो यानी कि आपको सेकेंड राउंड में दोबारा से मौका मिलता है चॉइस फिलिंग करने का। चॉइस फिलिंग करने के बाद अगर जो नया कॉलेज आपने मांगा है वो कॉलेज आपको मिल जाता है तो पुराना वाला कॉलेज कैंसिल हो जाएगा, नया वाला कॉलेज आपका परमानेंट हो जाएगा। और इफ़ इन केस नया वाला कॉलेज आपके स्कोर पे अवेलेबल नहीं है तो पुरानी वाली कॉलेज की सीट नहीं जाएगी, वो आपकी अब परमानेंट सीट हो जाएगी। तो अपग्रेड का भी मौका रहेगा, आप लोग अपग्रेड यूज़ कर सकते हो। जो बच्चों को, जैसे एससी वाले बच्चे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे वापस आ रहा हूँ उत्तर प्रदेश के ऊपर, 460 के आसपास भी उनको नए कॉलेजेस मिले हैं, अम्बेडकर के, जालौन वाले उनके कॉलेज, तो आप लोग अपग्रेड को ज़रूर यूज़ करना। आप लोग के ऊपर से सीटें खाली होंगी और आप लोग ऊपर जाओगे, तो अपग्रेड के लिए, गवर्नमेंट के लिए तो आपको यूज़ करना ही चाहिए इस टूल को। तो इस तरह से आप देख सकते हो, होपफुली रिजल्ट्स आ चुके हैं फर्स्ट राउंड की ज़्यादातर स्टेट के। अगर आपको सीट मिल गई है तो सही से अपना एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करिए। ज़्यादा सीट्स के लिए कंफ्यूज मत होइए, बिकॉज ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम लोग कभी सेटिस्फाइड होना बहुत ही मुश्किल होता है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। हमारी वांट्स टाइम टू टाइम बढ़ती जाती हैं और ज़्यादा डिज़ायर्स की वजह से हम कहीं ना कहीं खुद उलझ जाते हैं। तो जो अच्छी सीट मिली है उसके साथ रिटेन कर लेने में समझदारी है। कंपटीशन काफ़ी टाइट है, स्कोर काफ़ी ऊपर चल रहा है, सीटें काफ़ी कम हो चुकी हैं। तो सीट अगर आपके पास है तो अपनी सीट को एज सून एज़ पॉसिबल कंफर्म सीट बनाइए, एडमिशन लीजिए। और अगर सीट अभी भी नहीं मिली है तो बहुत समझदारी से देखें कि कहाँ पे क्या सीट मिल सकती है। काउंसलिंग करने से पहले काफ़ी लोग जो जानना चाहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एटलीस्ट पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग एंड सी, बिकॉज नो बडी इन द प्लानट कैन टेल यू वॉट इज़ गोइंग टू हैपन आफ्टर वन डे। ठीक है, तो हर आदमी का अपना अपना प्रिडिक्शन रहता है, किसी का सही लगता है, किसी का गलत लगता है। लेकिन हाँ, जो बच्चा बिना ये सब सोच के, इमेजिनेशन करके कल क्या होने वाला है, सिर्फ अभी अपनी काउंसलिंग के ऊपर ध्यान दे रहा है, सिर्फ काउंसलिंग कर रहा है, उसको एक अच्छी सीट बिल्कुल मिलने की चांसेस रहती हैं। तो डीम में भी अगर आप देखते हो फर्स्ट राउंड में 200 से ऊपर गया था, अब डीम में देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सेकंड राउंड में 200 के आसपास तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी अलॉटमेंट आ सकता है। डीम यूनिवर्सिटी में भी अच्छी चांसेस रहेंगी, कुछ कट ऑफ नीचे आएंगे डीम यूनिवर्सिटीज़ में। ऑल इंडिया कोटा में भी थोड़े बहुत कट ऑफ नीचे आएंगे, स्टेट में भी थोड़े बहुत कट ऑफ नीचे आएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स फॉर योर काउंसलिंग, डू योर काउंसलिंग वेल। एंड कल आपका केरला का भी रिजल्ट आ जाएगा, होपफुली 7 तारीख है। उसके बाद केरला में भी देखिए 28 लाख का एमबीबीएस हो रहा है, पहली बार केरला ओपन करके आ रहा है। काफ़ी बच्चों ने उधर से भी उम्मीद करके रखी कि केरला का क्या हो रहा है, तो केरला का भी आप देख सकते हो। जाते जाते आयुष के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वेटनरी के बारे में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, पहले वेटनरी की देख लेते हैं। वेटनरी की जो नीट से काउंसलिंग होती है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग होती है, उसका फॉर्म नियर अबाउट अगस्त के मिड में आएगा, सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में आएगा। उसमें आपका 500 से ऊपर के स्कोर पे ही वेटनरी बीबीएससी प्लस एएच में ही आपका अलॉटमेंट होगा। बाकी अगर आपने कहीं का इंडिविजुअल फॉर्म फिल करके रखा है अपने स्टेट का, किसी के स्टेट का, जैसे आपने हरियाणा का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, या कहीं का छत्तीसगढ़ का कहीं का फॉर्म फिल करके रखा है, उसका एग्ज़ाम दिया है, तो उसके मेरिट से आपका अलॉटमेंट बनता है, उससे नीट का कोई भी लेना देना नहीं होता है।
और कमिंग टू आयुष स्पेसिफिकली बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस की बात कर लेते हैं। काफ़ी बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज काउंसलिंग करी, वो सेटिस्फाइड नहीं है, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, बिल्कुल परेशान मत हो। ऑल इंडिया कोटा में प्राइवेट की केवल 15% ही सीट गई थी। मेजर जो काउंसलिंग है आपकी स्टेट लेवल की 85% वाली, वो अभी होना बाकी है। एमबीबीएस की काउंसलिंग के बाद स्टार्ट होती है, वो लास्ट ईयर भी एमबीबीएस की काउंसलिंग के बाद स्टार्ट हुआ था सितंबर के फर्स्ट वीक में। उसमें आप देख सकते हो, उसमें आपको लो स्कोर पे सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। तो इस तरह से आपको आगे के लिए प्रोसेस करना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। हर तरह से आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन को सुना कीजिए, लेकिन सुन के उसके ऊपर तुरंत एक्शन मत लिया कीजिए। थोड़ा अपनी मेहनत करिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, डिकोड करिए और उसमें से जो बेस्ट है उसको निचोड़िए और बाकी कचरे को बाहर फेंकिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम। ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग फ्रेंड्स।